कोविड-19 में कई रहस्यमय लक्षण सामने आए हैं। उसमें सबसे चौंकाने वाले दो लक्षण हैं। एक है हैप्पी हाइपोक्सिया और दूसरा ब्लैक फंगस। आज देश का सवाल में कोरोना के शरीर के इन दो अंगों पर हो रहे प्रहार को लेकर होगी चर्चा। हमारे साथ देश के बड़े डॉक्टर जुड़ेंगे, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आगे आने वाले 40 मिनटों तक आप लगातार देश का सवाल के कार्यक्रम को देखें और जानें कि आखिर हैप्पी हाइपोक्सिया और ब्लैक फंगस से कैसे दो दो हाथ करना है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। कोरोना का कहर पूरे देश में देखा जा सकता है। रोजाना लाखों संक्रमित सामने आ रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे खबरें हैं भी सामने हैं जो लोगों के मन में डर पैदा कर रही हैं। कोरोना नेगेटिव होने के बाद कई मरीजों में दूसरी बीमारी के लक्षण नजर आए। स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल होने से आईसीयू में रहने वाले मरीजों में म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की शिकायत देखने को मिली। म्यूकोमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जिसके चलते आंखों के नीचे स्टेरॉइड की एक परत जम जाती है। वहीं कोरोना को हरा चुके लोग अब हार्ट अटैक की जद में भी आ रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो कोरोना निगेटिव हो चुके मरीज के हार्ट पर असर तो करता है, ऐसे में उसकी हार्ट बीट पर लगातार उछाल देखा गया है। लेकिन कई बार मरीज के रिकवर होने के बाद ब्लड प्रेशर की समस्या सामने आती है, जिसमें ब्लड प्रेशर के अचानक बढ़ना या घटना शामिल है। किलर कोरोना और उसके बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स पर हम अपने मेहमानों से करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें। 4 तस्वीरों में दिल को कैसे रखे तंदुरुस्त। जी हां, आंख की कैसे बढ़ेगी चमक, लंग्स का जो ख्याल है आपको कैसे रखना है, और उसके साथ साथ फंगस और उसका बचाव कैसे करें। किलर कोरोना के बाद ब्लैक फंगस से निपटने की कितनी तैयारी है, ब्लैक फंगस की पहचान कैसे हो और इसका क्या इलाज है। कोरोना महामारी के बीच सामने नई मुसीबत से आखिर आपको कैसे बचना है। देश के किन राज्यों में फैल रहा है ब्लैक फंगस से निपटने की सरकारों की तैयारी क्या है, यह हम जानेंगे आपके पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल में, जिस पर अपनी राय और सलाह देने के लिए हमारे साथ होंगे देश के जाने माने डॉक्टर। हमारे साथ आज इन दोनों मसलों पर चर्चा करने के लिए और आपके लिए, आपको तंदुरुस्त रखने, आपको स्वस्थ रखने, स्वस्थ भारत के निर्माण में कोरोना को हराने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टर जुड़े हैं। डॉक्टर में हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता, आप एचओडी कार्डियोलॉजिस्ट, अपोलो अस्पताल। हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, आप थोरैसिक सर्जन है, मेदांता अस्पताल। और हमारे साथ डॉक्टर सुनील खतुरिया, एचओडी ईएनटी, बत्रा अस्पताल। जी आप तीनों हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर विवेक गुप्ता। डॉक्टर विवेक गुप्ता, जी हां, दिल को लेकर युवा पीढ़ी ज्यादा खासी परेशान दिखाई दे रही है और युवा पीढ़ी पर यह ज्यादा अटैक कर रहा है। हैप्पी हाइपोक्सिया, इसके लक्षण क्या होते हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, और इससे कैसे बचना होगा। और हमने हाइपोक्सिया के पेशेंट्स पूरी जिंदगी देखे हैं। मैं करीब 20 साल का अपोलो के अनुभव है, उसके मैंने जब हार्ट के पेशेंट को हाइपोक्सिया होता है तो उसमें पेशेंट को बहुत जल्दी टेकिपनिया होता है, ब्रेथलेसनेस होती है, जैसे एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, जैसे कि हार्ट की पंपिंग किसी वजह से कम हो गई, दिल का बड़ा दौरा पड़ा। और जब दिल का दौरा कस के पड़ता है तो आपने देखा हो कस के इतनी तेज सांस फूलती है, इतनी है कि पेशेंट कैन नॉट एक्चुअली ब्रीथ। उसको ऐसा लगता है कि सडनली पल्मोनरी एडिमा होता है, फेफड़ों में पानी चलाता है, फेफड़ों के अंदर की तरफ, नॉट फेफड़ों के बाहर। हार्ट फेल हो रहा होता है, हार्ट की पंपिंग कम हो रही होती है। दिस पेशेंट्स का सैचुरेशन इमीडिएटली ड्रॉप नहीं करता, तो कई बार 90 के आसपास आता है, 97, 98 से। एंड दीज पेशेंट्स विल हैव सीवियर ब्रेथलेसनेस टू दैट एक्सटेंट दैट दे से कि आई एम गोइंग टू डाई। सडनली हमको, जैसे कई पेशेंट हमने बचाए हैं इस तरह के अपोलो हॉस्पिटल में भी, और फ्रांस में जब मैं काम करता था, उन पेशेंट को इमीडिएटली कुछ नाइट्रोग्लिसरीन टाइप की दवा देते हैं जो वेजोडायलेटर्स होती हैं,
ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, फिर ब्लड प्रेशर काफी बड़ा होता है शुरुआत में, और साथ साथ हम बाईपैप या वेंटिलेटर, इमीडिएटली आर्टिफिशियल वेंटिलेटर विच इज ए लाइफ सेविंग, इसको कहते हैं नॉर्मल हाइपोक्सिया विच इज हैपनिंग इन एक्यूट फेज, इमीडिएटली एक्यूटली होता है। अब जो हैप्पी हाइपोक्सिया वर्ड आया कोविड से, जब किसी को हाइपोक्सिया होता है, जब हार्ट के पेशेंट में हाइपोक्सिया की 80 सैचुरेशन चल रहा होता है या 89 या 80 90, तो वी आर वेरी कॉशियस कि यार ये पेशेंट तो बहुत सही नहीं है, आई वांट टू ब्रिंग इट टू 95 94। हम आर्टिफिशियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं, जब PO2 देखते हैं जो उसमें कम से कम 80 के ऊपर होना चाहिए। कोविड में क्या होता है, इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ हाइपोक्सिया, इट इज नॉट एक्यूट। तो जब स्लो प्रोसेस होता है हाइपोक्सिया में, तो बॉडी के जो अंग है उसको, पेशेंट को टेकिपनिया उतना ज्यादा नहीं होता। टेकिपनिया मतलब रेट ऑफ ब्रीथिंग, या सांस जो फूलना होता है ना, उतना ज्यादा नहीं होता है शुरुआत में, इसीलिए इसको हैप्पी हाइपोक्सिया कहा गया। इसलिए एक दिक्कत है, इसीलिए ऑक्सीमीटर का चलन हुआ कि डोंट वेट फॉर हैप्पी हाइपोक्सिया, आपको पता ही लगेगा जब सैचुरेशन कम हो गया हो। तो ऐसी कंडीशन में जब हम लोग देखते हैं, कई बार 95 से 94 आया, 93 आया, 92 आया, पेशेंट इज फीलिंग नो अनकंफर्टेबल। जबकि हार्ट के पेशेंट में अगर 92 आ गया है, दैट मीन ही सीरियसली सिक एंड इसको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत पड़ती है। तो ये तो हुआ हैप्पी हाइपोक्सिया की बात। मतलब हाइपोक्सिया के बाद भी पेशेंट इज हैप्पी। हैप्पी मतलब इज नॉर्मल। हैप्पी मतलब ऐसा नहीं कि ओवर खुश हो रहा है कि वो तो कोरोना हो रखा है, उसको तो टेंशन में रहेगा। हैप्पी मतलब ही इज नॉट फीलिंग सो मच ऑफ ब्रेथलेसनेस। लेकिन जब ये हाइपोक्सिया और कम हो जाता है, तो जरा एक्टिविटी के बाद दे विल स्टार्ट फीलिंग टेकिपनी। तो शुरुआत में तो हैप्पी होता, बाद में इतना हैप्पी नहीं होता। बात आई हार्ट अटैक की। मैं अभी खबर है 10 मिनट पहले की, हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनकी वाइफ कोरोना से ग्रसित थी, कोरोना नेगेटिव हो गई, नॉन कोविड में आ गए, सडनली शी हैड ए हार्ट अटैक एंड शी डाइड जस्ट विद इन 15 मिनट्स बैक। व्हाई इट इज हैपनिंग? होता क्या है, जैसे कि आपके एक सीनियर एंकर भी ऐसे हुए, और इस एंकर तो इसलिए क्योंकि वो मशहूर, तो इसलिए पॉपुलर हुआ ये बात। होता क्या है कि जो पेशेंट्स को अगर 50% ब्लॉकेज है या 40% ब्लॉकेज है, नस की बात कर रहा हूं, कॉरोनरी आर्टरी, जिसको कॉरोनरी धमनियां कहते हैं, जिसको एंजियोग्राफी से ही पता लग पाता है, इस पेशेंट का TMT भी नॉर्मल रहता है, ECG भी नॉर्मल रहता है, इको भी नॉर्मल रहता है। कई बार पेशेंट कहता है हेल्दी हार्ट चेकअप हमारे होता है अपोलो हॉस्पिटल में, हमने हार्ट चेकअप किया, TMT नॉर्मल। तो हमसे पेशेंट पूछता है एम आई कंप्लीटली ऑल राइट? आई विल से नो, आई कैन नॉट टेल यू, बिकॉज TMT जो है ब्लॉकेज 70% के ऊपर का ब्लॉकेज तो पकड़ेगा, ECG 99% का ब्लॉकेज पकड़ेगा, पुराना हार्ट अटैक पकड़ेगा, इको जब पुराना हार्ट अटैक हो चुका तो पकड़ेगा। लेकिन 40%, 50%, 60%, 70% का ब्लॉकेज विल नॉट बी कवर्ड डिस्कवर्ड बाय एनी ऑफ दीज टेस्ट। अब ये पेशेंट हैं, आजकल यंग लोगों में हार्ट की बीमारी बढ़ी हुई है। अब क्या है, 50% का ब्लॉकेज पड़ा हुआ है। कोरोना का जो वायरस है कोविड-19, जो कि whatever it is China made or whatever, I don't know, it is actually warfare. By personally I'm very much disturbed by this, whatever। ये कोरोना वायरस क्या है, थ्रोम्बोजेनिक है। थ्रोम्बोजेनिक मतलब ये थ्रोम्बस बनाने की एक डी डायमर होता है टेस्ट, उसको हम चेक करते हैं, बड़ा हुआ होता है। लेकिन कई बार नॉर्मल डी डायमर में भी दिस कॉजेज दिस हैज द पोटेंशियल टू कॉज क्लॉट इन द बॉडी। अब क्लॉट कहाँ बन सकते हैं, जहां देखिए आर्टरी जो धमनी होती है हार्ट की, वो केवल 3 मिलीमीटर चौड़ी होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 मिलीमीटर उसकी जो बोर होता है। और उसके अंदर का 50% ब्लॉक हो गया तो समझिए 1.5 मिलीमीटर का बोर रह गया। वहां पे थ्रोम्बोजेनिक वायरस आया, उसने क्लॉट बनाया और दिल का दौरा पड़ गया, और सडनली पेशेंट डाइज बिकॉज कोविड वार्ड में है, ठीक हो रहा है, उतना अटेंशन भी नहीं मिल पाया, सडनली उसको डिफिब्रिलेट हुआ एंड ही गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट एंड द पेशेंट विल डाई। तो दिस इज हैपनिंग। दैट इज व्हाई वी आर वेरी कॉशियस कि पोस्ट कोविड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी कोगुलेशन देना चाहिए। मैं अभी बताऊंगा आपके टीवी माध्यम से, कई बार ये गलती तो नहीं कहेंगे, लेकिन नई बीमारी सब लोग सीख रहे हैं। इवन विद अ नॉर्मल डी डायमर, आई एम नॉट ओनली वी गिव एकोस्प्रिन विच इज एंटीप्लेटलेट, वी ऑल्सो गिव एंटी कोगुलेंट, जो कि एनॉक्सिफ्रिन हेपेरिन टाइप की दवा है। वो कम से कम 15 दिन या 1 महीना देना चाहिए। उसका टैबलेट फॉर्म भी आ गया, ओरल एंटी कोगुलेंट। तो मैं कहना चाहूंगा, इसलिए ये दिक्कत कर रहा है कि कोरोना इज नॉट दैट वेल स्टडीड नाउ। कोई ऐसा इंडिकेशन भी नहीं है कि आप अननेसेसरी, कुछ लोग कहते हैं कि आप खून इतना पतला कर दीजिए उसको हेमरेज ना हो जाए, लेकिन यंग लोगों में हेमरेज नहीं होगा। वी विल सेव लाइव्स बाय गिविंग ओरल एंटीकोगुलेंट्स फॉर सम मोर टाइम, at least for 1 month, other than ecosprin. That is the only way it can save our life. तो दोनों बातें बताएंगे। हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है। अभी पिछली वेव में, पिछली वेव में हार्ट अटैक से ज्यादा कॉमन था डीप वेन थ्रोम्बोसिस ऑफ द लोअर लिम्स, पैर की नसों में जो खून जमता था और सडनली वो क्लॉट पल्मोनरी आर्टरी में जाता था, उसको कहते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। आई नो, आई हैव माय वेरी गुड फ्रेंड हु वाज लॉस्ट। उस पेपर में भी आया था, एक डॉक्टर था LNJP हॉस्पिटल के,
he was recovering and suddenly he had pulmonary embolism and he died. So that was the more common. In this wave, particularly heart attacks are getting more and more common. We have to be very cautious. डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे एक छोटा सवाल यह है कि आखिर ये युवा पीढ़ी को क्यों अटैक कर रहा है, युवा पीढ़ी को अपने जकड़ में क्यों ले रहा है डॉक्टर गुप्ता? है कि जो कोविड का दूसरा वेरिएंट है, पहले तो आपका जो यूके वेरिएंट था और दूसरा अभी WHO ने कह दिया वेरिएंट ऑफ इंडियन ओरिजिन। अच्छा नहीं लगता सुनने में, लेकिन जो उन्होंने कहा है B1617, अब इसमें कारण युवा तो क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी मैं देख रहा था डेटा, 30 to 40 years वाले मैक्सिमम अफेक्टेड हैं, whether they because they are moving out of the house more commonly than the adult people, that could be one of the cause। क्योंकि वायरस को ऐसा लक्षण नहीं है कि आप ये कहो जीनोमिक एनालिसिस से या किसी और से ये नहीं पता लग सकता कि वायरस केवल यंग को करेगा। यंग तो कम करना चाहिए बिकॉज दे हैव हायर इम्यूनिटी लेवल, बट इन द फर्स्ट वेव इट वाज मोर ऑफ द ओल्डर पीपल। इन दिस एज ये अटैक तो कर ही रहा है बिकॉज दे आर मूविंग आउट। इस बार कॉशियस है, आई थिंक एल्डरली पीपल आर नॉट गोइंग आउट कंप्लीटली, दे आर इनसाइड द हाउस, दैट इज व्हाई दे आर सर्वाइविंग। यंग जो बाहर जा रहे हैं उनको हो रहा है और वो इतना घातक है कि दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ आइदर पल्मोनरी कॉज, लंग बिल्कुल फाइब्रोस हो जाता है या हार्ट अटैक हो जाता है। जी डॉक्टर गुप्ता आपके पास आऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर कथुरिया और डॉक्टर पुरी भी है। डॉक्टर पुरी, मेरा सवाल आपसे यह है, साइलेंट हाइपोक्सिया और हैप्पी हाइपोक्सिया, ये दो चीजें आ रही है। साइलेंट हाइपोक्सिया क्या होता है, हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर पुरी। देखिए, हाइपोक्सिया होता है आपके सैचुरेशन जो एक एवरेज लेवल से नीचे आ जाती है। सो इसके कुछ साइंस होते हैं, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होती है, उसको सांस लेने में काफी तकलीफ होती है जब ऐसा होता है। हैप्पी हाइपोक्सिया आजकल कोविड में हमने सुनी, मतलब होता है कि नॉर्मली जब आता है और जब आप सैचुरेशन एक काफी लो लेवल पे, ये कई बार 20 से 30% नॉर्मल से कम होती है। तो इस चीज को हम हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। ये सबसे पहले इंडोनेशिया के कुछ पेशेंट्स में देखा गया था और भारत में भी ये काफी पेशेंट्स में देखा जा रहा है। सो इसीलिए हम हर पेशेंट जिसको कोविड हो जाता है, जो होम आइसोलेशन पे होता है, सो हमारी उनसे रिक्वेस्ट रहती है कि सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप एक ऑक्सीजन प्रोब या सैचुरेशन प्रोब, जिसको ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, उसको खरीदिए और दिन में कम से कम 4 से 5 बार अपनी सैचुरेशन को मेजर करिए। अगर वो 94-95% से ऊपर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पर अगर वो उससे लोअर साइड पे आ जाती है तो इसका मतलब है या 90 के करीब आती है और आपको सांस उखड़ने लगती है, तो आपको अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल को कांटेक्ट करना है, नियरेस्ट इमरजेंसी में जाना है। हैप्पी हाइपोक्सिया क्या होता है, कई बार कुछ पेशेंट्स फीवर के सिम्टम या ऑलमोस्ट सिम्टमलेस अपना चेकअप कराने के लिए आते हैं और उनकी जब सैचुरेशन देखी जाती है वो 70 के करीब होती है। हैप्पी इसलिए कहा जाता है, वो नॉर्मल होते हैं वो पेशेंट, उस टाइम वो साइनोसिस या हाइपोक्सिया के साइंस शो नहीं कर रहे होते। तो आपको कुछ साइंस को वॉच करना है, जैसे आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है बिना कुछ ज्यादा एक्टिविटी किए हुए, या आपके नाखून पीले पड़ रहे हैं, आपके होठ पीले पड़ रहे हैं, नीले पड़ रहे हैं, तो आपको ये साइंस को वॉच करना है इसमें। और सबसे मेजर चीज है, जिसको कोविड हुआ है उसको अपनी सैचुरेशन को दिन में 4 से 5 बार जरूर मेजर करना है। अगर वो 94 से ऊपर है, 95 से ऊपर है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो उससे नीचे है तो अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा आपको। जी डॉक्टर पुरी, इस समय आपसे जो मेरा सवाल है वो सवाल ये कि जो बातें सामने आ रही है कि बचाव कैसे करना है, तो ये भी कहा जा रहा है कि बीटाडिन के गार्गल्स करने से आप इससे बच सकते हैं, और बचने के साथ साथ शुरुआती लक्षण अगर आपको ऐसे लगते हैं कि आपको अगर कोरोना को मात देना है तो सबसे पहले इस तरह के गार्गल करना, स्टीम लेना, ये बहुत लाभदायक होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम कोविड को समझते हैं पहले। कोविड एक वायरल डिजीज है जिसके कम से कम 95% पेशेंट जो होंगे वो माइल्ड होंगे और उसमें से कई एसिम्टोमेटिक होंगे, और 3% जो होंगे वो मॉडरेट होंगे, 2% सीवियर होंगे। सो जो माइल्ड कैटेगरी है, जिसको हम होम आइसोलेशन के लिए कहते हैं, उनको कुछ चीजें समझनी है। उनको कोई बहुत ज्यादा अपना इलाज करने की, बहुत एंटीबायोटिक्स लेने की, स्टेरॉइड्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहला काम अपना ये करना है कि जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं या नियरेस्ट हॉस्पिटल जो कोविड केयर सेंटर चला रहे हैं उनको कांटेक्ट करना है। वो आपको बताएंगे कि आपको दिन में, अब आप समझिए आप
को कुछ लक्षण हुए, जैसे डायरिया हुआ, बुखार आया, खांसी हुई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स हुए, तो आप इसको सबसे पहले कोविड समझिए। आप इसको ये मत समझिए कि ये कुछ और है, इस समय पे ये सिर्फ कोविड ही है। तो आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करिए, वो आपको 4 या 5 चीजें बताएंगे जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। सबसे पहले पेशेंट को आइसोलेट करिए, आइसोलेट करके उनके मॉनिटर करिए टेम्परेचर को दिन में 4 बार और सैचुरेशन को दिन में 4 बार। तीसरी चीज, उनको दिन में 3 से 4 बार गार्गल्स करने हैं, जो कि सिंपल सलाइन गार्गल्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बीटाडीन गार्गल्स हो। अपने गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डालिए और उससे गार्गल्स करिए। चौथी चीज, दिन में 3 से 4 बार स्टीम लीजिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, लंबा सांस खींचिए और 25 से 30 सेकंड तक अपना सांस रोकने की कोशिश करिए। ये हर घंटे में 2 बार करिए, तो आप 12 घंटे में 24 बार कर सकते हैं। अपने आप को एक्टिव रखिए, बहुत ज्यादा बिस्तर पे लेटने की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं मैं कहूंगा कि कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी करिए, हैवी एक्सरसाइजेस करिए, लेकिन अपने आप को बिस्तर पे भी कन्फाइन मत करिए। अपने हाइड्रेशन को मेंटेन करिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लीजिए। ये सब चीजें आपको होम आइसोलेशन में करनी है। कुछ साइंस आपको वॉच करने हैं जो आपको मूवमेंट टुवर्ड्स हॉस्पिटल के लिए वॉच करने हैं। अगर आपका सैचुरेशन 90 से नीचे जा रहा है, बहुत हाई ग्रेड फीवर है जो कि क्रोसिन के बावजूद भी नहीं टूट रहा, या फिर आपको बहुत ब्रेथलेसनेस हो रही है, आपके नाखून और होंठ नीले पड़ रहे हैं, या फिर आपका कॉन्शियसनेस, आपको चक्कर आने स्टार्ट हो गए हैं और आप बेहोशी की तरफ जा रहे हैं, इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करके नियरेस्ट इमरजेंसी चाहिए। इन चीजों को वॉच करना इस कोविड में सबसे इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर पुरी, आपकी इस जानकारी और इसके साथ साथ आपने जो सलाह दी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो लाखों करोड़ों दर्शक ये कार्यक्रम देख और सुन रहे हैं उनके लिए लाभकारी होगी। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कथुरिया हैं। डॉक्टर कथुरिया, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे लिए मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की, और चर्चा करूंगा कि आखिर ब्लैक फंगस को कैसे निपटा जाए, उससे कैसे बचा जाए, क्या लक्षण होते हैं और ब्लैक फंगस से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 6 राज्यों के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की बैठक। कहा, केस घटने के बाद भी महाराष्ट्र में हालात खराब। राजस्थान में बढ़ रही हैं मौतें, कर्नाटक और केरल बढ़ा रहे हैं टेंशन। दिल्ली में कोरोना के 10,000 नए मामले, 308 लोगों की मौत, संक्रमण रेट घटकर 14% हुआ। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की अब नहीं है कमी। महाराष्ट्र में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। कोरोना पर उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में एंट्री के लिए कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी। बिहार में 25 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। गंगा में बहते शवों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भेजा नोटिस। केंद्र, यूपी और बिहार सरकार से मांगा जवाब। उन्नाव से लेकर गाजीपुर, बक्सर और पटना तक गंगा में बह रही हैं लाशें। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है और हमारे साथ डॉक्टर सुनील कथुरिया। आपने डॉक्टर विवेक गुप्ता और हर्षवर्धन पुरी को सुना। आइए अब हम आपकी बात कराते हैं डॉक्टर सुनील कथुरिया से, जो कि ईएनटी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर कथुरिया, मेरा पहला सवाल आपसे है, ब्लैक फंगस तेजी से फैलता है और इसके साथ साथ रोशनी भी चली जाती है। डॉक्टर कथुरिया, ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसका एक्चुअली करेक्ट नेम है म्यूकरमाइकोसिस। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि नोज और नेजोफैरिंक्स से मैक्सिलरी साइनस या जो फेस का जो मेन साइनस है उसको इन्वॉल्व करता है और वहां से बहुत तेजी से स्प्रेड करते हुए ऑर्बिट तक चला जाता है। इसको हम इस तरह से समझें कि कोविड जो प्राइमरीली बीमारी होती है वो नेजोफैरिंक्स या नाक के पीछे वाले हिस्से से शुरू होती है। इसीलिए जो सिम्टम्स, इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो सब नोज से रिलेटेड ही होते हैं, नाक से पानी आना या नाक बंद होना या हल्का सिर दर्द और बुखार। जो प्रेजेंट स्ट्रेन है इसमें म्यूकरमाइकोसिस बहुत
तेजी से हमें बढ़ता हुआ नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से बढ़ते हुए मिल रहे हैं। और इसकी वजह यही है कि 15 से 20 दिन में नॉर्मली जो कोविड के पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं, उसके बाद उनमें नाक बंद होना या नाक से ब्लड आना या विजन में ऐसा लगना कि फेस दिखाई देने में थोड़ी सी स्वेलिंग है और आंख थोड़ी सी प्रोजेक्टेड आउट है, प्रोप्टोसिस जिसे हम कह सकते हैं, वो होने लग जाता है। और इसकी ये बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस और विजिलेंट होना दोनों पेशेंट्स को भी और ट्रीटिंग फिजिशियन को भी बहुत ज्यादा विजिलेंट होना बहुत जरूरी होता है। अगर इनिशियल स्टेज में हम उनका सीटी स्कैन करा के डिटेल्ड असेसमेंट करके देखें और अगर ऐसा शक होता है कि पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन है तो उसकी इमीडिएटली सर्जरी की जरूरत होती है। सर्जरी में जो मेन है उसको हमें जितना डिजीज है, जो डैमेज्ड एरिया है, उसको निकालना पड़ता है। अगर हम इनिशियल असेसमेंट में ये देख लें कि बीमारी सिर्फ मैक्सिलरी साइनस और इथमॉइड साइनस या नाक के जो फ्रंट वाले पार्ट के साइनसेस हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी से इसको हम बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है, अगर हम इसे इनिशियली डिब्राइड करके निकाल दें और पेशेंट को एंटी फंगल मेडिकेशन शुरू कर दें तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सेम सिटिंग में ही अगर हम उसको एंटी फंगल सोल्यूशन से अच्छी तरह से वॉश कर दें तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर हम इसको इग्नोर करें और इसे ऐसे ही ट्रीट करते रहें कंजर्वेटिवली और ये एक बार ही ऑर्बिट को इन्वॉल्व कर लेता है तो फिर हमें सिर्फ मैक्सिलरी साइनस या इथमॉइड्स को क्लियर करने या डिब्राइड करने से काम नहीं चलता, हमें उसमें ऑर्बिट को भी सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। इससे पहले कि पेशेंट का विजन लॉस हो और उसको इंट्रैक्टेबल ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट हो जाए, बेहतर है अगर हम जल्दी से जल्दी उसका सीटी स्कैन करके देखें और अगर उसमें डॉक्टर कथुरिया, मेरा सवाल आपसे एक सहज और सरल भाषा में, इससे बचाव कैसे किया जाए डॉक्टर कथुरिया? देखिए डॉक्टर गुप्ता आ रहा हूं। जो हमारा सजेशन है कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क सिर्फ इसलिए नहीं कि वो डिजीज को स्प्रेड कर सकती है, मास्क इसलिए भी कि अगर मास्क पहना हुआ होगा तो उनका डस्ट और फ्यूम्स का और सराउंडिंग एरिया में अगर कोई फंगस है तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे कोविड पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और ऐसी सिचुएशन में अगर उन्होंने मास्क पहना हुआ है तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड करने से भी बच रहे हैं और इन्फेक्शन लेने से भी बच रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का मास्क पहनना सारे पेशेंट्स को डॉक्टर कथुरिया हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता और डॉक्टर पुरी भी हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, आप कुछ कहना चाहते थे जब डॉक्टर कथुरिया कुछ कह रहे थे, तो हम ये चाहेंगे दिल और आंख के संबंध को लेकर, आखिर स्टेरॉइड से फंगस का क्या संबंध है, हम ये चाहेंगे कि आप ये भी समझाएं। डॉक्टर गुप्ता। माइकोसिस, जिसको ये ऐसा नहीं कि नई बीमारी है, ये हाँ बहुत पुरानी बीमारी है, बट इट इज अ रेयर फंगल डिजीज। अब मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा भूमिका देखें कि फंगल डिजीज कब होती है। फंगल डिजीज तब होती है जब पेशेंट काफी दिन आईसीयू में रह रहे होते हैं, चाहे वो किडनी फेलियर के हो, चाहे सेप्टिसीमिया के हो, चाहे पोस्ट बाईपास इन्फेक्शन हो, चाहे कैंसर के हो। होता क्या है कि जब ये पेशेंट्स की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है टू दैट एक्सटेंट कि वो पोर्स, हवा के पोर्स या सॉइल के पोर्स और जो फंगल पोर्स हर जगह घूम रहे हैं या अटेंडेंट लेके आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आईसीयू में अटेंडेंट इसीलिए अलाउ नहीं होते कि दे कैन ब्रिंग इन्फेक्शन, स्पेशली फंगल। वो फंगस जो कि अदरवाइज हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसको खत्म कर देती है, वो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, उनमें फंगस ग्रो कर जाता है। अब कोविड के पेशेंट में क्या हुआ, कोविड के पेशेंट में म्यूकोरमाइकोसिस, जो ये ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस इसलिए कहते हैं कि ये नाक में और अंदर मुंह के अंदर ब्लैक कलर का फंगस ग्रो करता है, इसलिए इसका नाम ब्लैक फंगस करा गया। इट इज एक्सट्रीमली रेयर फंगस, बट हमारे यहाँ कोविड पेशेंट्स में एक जान बचाने की दवा होती है स्टेरॉइड्स।
स्टेरॉइड इज ए लाइफ सेविंग मेडिसिन, स्पेशली इंट्रावीनस स्टेरॉइड, क्योंकि कोविड की एक क्षमता होती है साइटोकाइन स्टॉर्म करना, बॉडी की हाइपर इम्यूनिटी होती है जिसकी वजह से खुद अपने लंग को क्षति करता है। उसको रोकने के लिए इंट्रावीनस स्टेरॉइड का यूज किया गया और अमेरिका में स्टडी हुई कि इट इज ए लाइफ सेविंग। जब एक्सेसिव यूज हो जाता है या जरूरत पड़ रही है उसके बाद भी चल रहा है 10 दिन 12 दिन 15 दिन, तो दीज पेशेंट्स आर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट विदाउट हैविंग किडनी ट्रांसप्लांट, विदाउट हैविंग कैंसर, विदाउट हैविंग एनी अदर कॉज फॉर फंगल इन्फेक्शन। अब ये इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो गए बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स बीइंग गिवन फॉर लॉन्ग टाइम। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ये कभी घर में नहीं होता। कई आज सुबह टीवी चैनल पे था, लोगों ने कहा हमको सूजन आ रही चेहरे पे, हमें फंगस तो नहीं हो गया। इट विल हैपन ओनली अ प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन। अब ये म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये 3 तरीके से नुकसान करता है। कई बार ये ऑप्टिक नर्व में पीछे की तरफ घुस जाता है तो माइकोसिस वहां पे हो जाती है, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है, 25% लोगों की आंख चली जाती है, जो वेव 1 में भी देखा गया, ब्लाइंडनेस, कंप्लीट ब्लाइंडनेस। दूसरा ये करता है कि लंग्स के अंदर और क्षति पहुंचाता है और साथ साथ अगर ब्रेन में पहुंच गया तो उसके एनकेफेलाइटिस के सिम्टम आ जाते हैं। इसका बचने का उपाय डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया कि पेशेंट्स हु आर इन आईसीयू उनको भी मास्क बना के रखें, जिससे कभी कभी अटेंडेंट्स या पेशेंट के साथ नर्सेज जो आती हैं उनके थ्रू ना आ जाए, बिकॉज दे आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स। दूसरी इम्यूनिटी बूस्टर्स, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं जो मेरे दिमाग की उपज है, विटामिन सी ओरली देते हैं, इंट्रावीनस विटामिन सी भी दें अगर, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से अवेलेबल है, जो काफी हाई डोज में दिया जाता है, इट इज इन ग्राम्स एक्चुअली, 2 to 5 ग्राम्स पर डे वो दिया जाता है, वो भी इससे फायदा होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका इलाज है। ऑल्दो म्यूकोरमाइकोसिस में 54% मोर्टेलिटी, यानी किसी को म्यूकोरमाइकोसिस हो जाए ब्लैक फंगस तो 54% तो उसी फंगस से डेथ हो जाएगी। कोविड की डेथ मोर्टेलिटी तो 5 से 10% है, 20% है, गुप्ता, उसी वजह से डेथ हो जाएगी। एम्फोटेरेसिन बी और इंट्रावीनस एंटी फंगल मेडिसिन अवेलेबल है जिससे इसका इलाज हो सकता है। घर में नहीं होता है, बड़ी बात है। लोग पैनिक हो रहे हैं कि मुझे घर के अंदर कोविड है, मुझे कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ब्लैक फंगस ना हो जाए। नेवर, इट विल हैपन ओनली इन प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन। जी डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर पुरी हम आपसे जानना चाहेंगे, ये होता तो कैंसर की तरह है लेकिन बड़ी तेजी से फैलता है, जैसे डॉक्टर कथुरिया, डॉक्टर गुप्ता ने कहा। डॉक्टर पुरी, कैंसर तो धीरे 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 आगे बढ़ता है, लेकिन इसके तेजी से बढ़ने के क्या कारण हैं और इसके बचाव या उपाय क्या है जिससे इससे बचा जा सकता है? डॉक्टर पुरी। देखिए, पैनल ने पहले ही समझा दिया कि ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिस्टिक फंगल है, इम्यूनिटी बॉडी की लो हो रही है कोविड में, और ये फंगल इन्फेक्शन जो कि इन्वायरमेंट में है शरीर को पकड़ लेता है। हम राइनो ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस की बात कर रहे हैं जो नाक और आंख में को इन्वॉल्व करता है। ये बहुत जल्दी फैलता है, इसकी ड्रग्स अवेलेबल हैं, एम्फोटेरिसिन इसकी ड्रग होती है, एम्फोटेरिसिन देने से इसको रोका जा सकता है। पर क्योंकि ये फंगस इतना बातों में इसलिए आया है क्योंकि इसकी मॉर्टेलिटी बहुत है, इसकी मारने की क्षमता बहुत ज्यादा है। जिन पेशेंट्स को ये हो जाता है और समय पे उनको दवाई ना दी जाए या वो दवाई अवेलेबल ना हो या वो बहुत ज्यादा इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो, तो बहुत जल्दी ये फैल के नाक, साइनेसिस, ब्रेन और लंग्स में चला जाता है और उनको काफी बुरी तरह से डैमेज करता है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जो स्टेरॉइड्स की बात की गई, हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ पेशेंट्स जो होम आइसोलेशन पे भी हैं, लोग उनको लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे देख रहे हैं कि स्टेरॉइड लेने हैं, तो खुद ही जाके ओवर द काउंटर मेट्रोल की गोलियां, डेक्सोना की गोलियां ले रहे हैं और खाए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ इंडिया में डायबिटीज जो होती है वो मास्क होती है। जब ये स्टेरॉइड्स को अधिक मात्रा में बिना कारण के लिया जाता है तो ये अनमास्क हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ये पेशेंट जो है कुछ दिनों के अंदर ऑलमोस्ट कीटोएसिडोसिस की स्टेज में आ जाते हैं, फिर इन्हें एडमिट करना पड़ता है और इम्यून कॉम्प्रोमाइज स्टेटस में स्टेरॉइड लेने के बाद इनका इम्यूनिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और ये फंगस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों को अपील करना चाहूंगा कि ये ड्रग्स दो धारी तलवार की तरह है, ये बचाती भी हैं और मारती भी हैं। सो आप इनको प्लीज अपने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जितना वो बताए लोएस्ट पॉसिबल डोज में ही लेना है और जितनी जल्दी हो सके हमें ये दवाइयां बंद करनी होती हैं। सो प्लीज आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके ये दवाइयां लीजिए। स्टेरॉइड्स को गोली एक टॉफी की गोली मत समझिए, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड ड्रग्स हैं, इनको लेने का एक तरीका होता है। जी डॉक्टर पुरी, हमारे साथ डॉक्टर कथुरिया भी हैं। डॉक्टर कथुरिया, आज एक बात सामने आई है कि कोविशील्ड जो टीका है
कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसकी मियाद अब बढ़ा दी गई है। पहली से दूसरी डोज के बीच में अब 12 से 16 सप्ताह के बीच में ये ली जा सकती है। तो इसके पहले जो डोजेज हुई, जैसे 6 से 8 सप्ताह, 1 महीने के भीतर लेने से शुरुआत हुई, तो ये 12 से 16 हफ्ते के बीच की ये जो मियाद है, आपको क्या लगता है इससे एंटीबॉडीज बन जाएंगी कि पहली डोज के बाद जो एक सुरक्षा कवच होना चाहिए वो बन जाएगा? डॉक्टर कथुरिया। देखिए, ये जो सेकंड डोज जो लेने की बात हुई है, पहले 4 हफ्ते के लिए हम कह रहे थे और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि हम 10 या 12 हफ्ते तक ये सेकंड शॉट ले सकते हैं। ये इससे हमें एंटीबॉडी लेवल अच्छा बन जाएगा और ये सारा कुछ डिटेल्ड रिसर्च के बाद ही ये फैसला किया गया है। इससे बेहतर होगा कि हम किसी इम्यूनोलॉजिस्ट से ये ज्यादा डिस्कस करें, तो वो ज्यादा इसमें अच्छी सलाह दे पाएंगे। जी डॉक्टर पुरी, आपकी भी राय हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये 12 से 16 सप्ताह के बीच की जो मियाद है, ये कहा गया कि कोविशील्ड आप 12 से 16 सप्ताह के बीच दूसरी डोज लें, तो आपको क्या लगता है जो एंटीबॉडीज पहली डोज में बननी है वो इतने लंबे समय, लगभग की आप ये समझिए कि 3 महीने के वक्त में ये बन जाएगी और एक मरीज को सुरक्षा कवच, यानी कि एक आम आदमी को सुरक्षा कवच हो जाएगा पहली ही डोज से? देखिए, कोविड एक बिल्कुल नई बीमारी है। इसके लिए जो वैक्सीन बन रही हैं, इस पे शोध अभी स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ शोध हो रहे हैं, कुछ फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं, कोई फेज 4 ट्रायल चल रहे हैं। बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई वैक्सीन इंट्रोड्यूस की जाती है और मास इसको दी जाती है, तो उसमें देखा जाता है कि एंटीबॉडीज कब बनना स्टार्ट होती हैं। तो अमूमन देखा गया कि पहली डोज के 2 से 3 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होती हैं। पहले ये सोच आई कि हम इसको 4 हफ्ते के बाद दें, फिर देखा गया कि एंटीबॉडीज कुछ टेस्ट जो पेशेंट्स को नहीं मिल पाया 4 हफ्ते, उनको 6 to 12 वीक्स पे दिया गया कि उनकी एंटीबॉडीज ज्यादा बनी। अब देखा जा रहा है कि 4 to 6 वीक्स के बाद जो है ये एंटीबॉडीज पीक करती हैं फर्स्ट डोज के बाद, और अगर उसके बाद 12 वीक पे इसको हम एक सेकंड डोज दें तो वो बूस्टर की तरह एक्ट करती है और एंटीबॉडीज को और ज्यादा बढ़ाती है। डॉक्टर पुरी, डॉक्टर विवेक गुप्ता भी कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप कुछ कहना चाहते हैं इसी बात को लेकर? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन कर दिया। कोविशील्ड कोवैक्सीन था, कोवैक्सीन का डेटा था 4 हफ्ते बाद और कोविशील्ड का भी था 4 हफ्ते बाद। अब उस समय क्या हुआ, उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो ट्रायल फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल किए थे वो 4 हफ्ते वाले थे। उसके बाद उन्होंने 8 हफ्ते के किए। उन्होंने कहा कि 4 हफ्ते वाले बाद अगर हम बूस्टर देते हैं और अगर 8 हफ्ते में देते हैं तो उसकी एफिकेसी बढ़ के 81% हो जाती है। अगर 4 हफ्ते में हम बूस्टर देते हैं तो हमारी एफिकेसी 71% है। अभी लेटेस्ट एक और ट्रायल करा उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने 12 हफ्ते का ट्रायल किया। उसका रीजन ये था कि जो कोवैक्सीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है एंड देयर इज ह्यूज डिमांड और सप्लाई इम्बैलेंस, तो उन्होंने कहा 12 हफ्ते में किया, उनमें 91% एफिकेसी आ गई और समथिंग लाइक टचिंग 90%। तो उन्होंने कहा कि लेट अस डू बूस्टर। वो कोवैक्सीन के साथ ऐसा ट्रायल हो नहीं पाया है, कोवैक्सीन अभी 4 हफ्ते में देते हैं, तो अगर 12 हफ्ते बाद भी देंगे तो हमारी जो फर्स्ट एंटीबॉडी पहली वो डोज से जो बनी है उसका जो बूस्टर बनेगा दैट विल बी मच बेटर। मैं अपना बता दूं, मैंने 5 हफ्ते में अपनी लगवाई, हमारी एंटीबॉडीज फर्स्ट क्लास बहुत ज्यादा है, मोर देन 400। आई चेक इट इन अपोलो हॉस्पिटल। ऐसा नहीं है कि उनकी नहीं बनेगी, बट जो ट्रायल जो होते हैं वो देखते हैं एफिकेसी डेटा कि कितने % को फायदा टू प्रिवेंट द कोविड रिस्क है। तो अभी लेटेस्ट ट्रायल उन्होंने 12 हफ्ते कह दिया, तो हमको सूट कर गया, हमारी सरकार को इसलिए सूट कर गया कि हम जितना डिले कर देंगे सेकंड डोज तो हम फर्स्ट डोज बच्चों को या एडल्ट को या 18 साल के ऊपर वालों को हम लगा पाएंगे। जी डॉक्टर गुप्ता, डेटा कि चलो ओके लेट अस डू 12 वीक्स फॉर द सेकंड डोज सो दैट वी विल बी एबल टू इम्यूनेट फर्स्ट डोज। जी डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी और डॉक्टर कथुरिया, आप देश के सवाल के कार्यक्रम में आए और शरीर के 2 अंग, शरीर के 2 खास अंग, एक दिल और दूसरा आंख को लेकर जो लक्षण पाए जा रहे हैं उससे कैसे आपको बचाना है, खुद को बचाना है, अपने आसपास के लोगों को बचाना है, आपने सलाह दी और दर्शकों का ज्ञान बढ़ाया। जी हां, जाते जाते मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, जी हां, कोरोना के रहस्यमय लक्षण दिल और आंख को अटैक कर रहे हैं। तो दिल ने ये कहा, दिल ने आंख से ये कहा, जरा देखा करो तुम कम, देखती हो तुम, तड़पते हैं हम। तो आंख ने दिल से कहा, जी हां, जरा सोचा करो तुम कम,
सोचते हो तुम और रोते हैं हम। जी हां, कोरोना के प्रहार में इस समय दोनों तड़प रहे हैं। जरूरी है इसका बचाव। देश के सवाल के कार्यक्रम में आप लोग आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हां, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मेरे सहयोगी राजीव शर्मा आगे बढ़ाएंगे खबरों के सिलसिले को। जारी है इंडिया न्यूज में खबरों का सिलसिला।